नमस्कार दोस्तों। हम सब हमेशा विश्व गुरु भारत की बात सुनते हैं, लेकिन क्या हो जब कुछ रिपोर्ट्स ऐसे सवाल खड़े कर दें जो सुनने में थोड़े कड़वे लगें। सवाल जैसे कि क्या हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज सच में हमारे कंट्रोल में हैं? तो चलिए आज इसी अजीब सी पहेली को, इसी पैराडॉक्स को सोर्स बेस्ड विश्लेषण के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। यही सवाल तो पूरे मुद्दे की जड़ है। सोचिए, विश्व गुरु भारत और उसे रशिया से सस्ता तेल खरीदने के लिए अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हालात कुछ ऐसी ही बन गई है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई बच्चा अपने ही पैसे खर्च करने के लिए, पॉकेट मनी के लिए परमिशन मांग रहा हो। आखिर इतना बड़ा एक सॉवरेन देश इस हालत में पहुंचा कैसे? तो देखिए, एक तरफ दावा है विश्व गुरु बनने का और दूसरी तरफ हकीकत क्या बताई जा रही है, परमिशन लेने की। मतलब एक साइड हम चांद पर पहुंच रहे हैं, चंद्रयान भेज रहे हैं, और दूसरी साइड रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारी एनर्जी सिक्योरिटी यानी देश को चलाने के लिए जरूरी तेल वो विदेशी दबाव पर डिपेंड कर रही है। ये कैसा कॉन्ट्रडिक्शन है? चलिए इस पूरे मामले को बिल्कुल शुरू से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ओके, तो कहानी शुरू होती है साल 2022 से, जब यूक्रेन क्राइसिस शुरू हुआ। तब भारत ने एक बड़ा कदम उठाया। हमने रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल भारी क्वांटिटी में इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। और देखा जाए तो इकोनॉमिक सेंस में ये एक बिल्कुल लॉजिकल, एकदम सही डिसीजन था। यहाँ स्क्रीन पर देखिए, आपको साफ अंतर दिखेगा। जहां मिडिल ईस्ट से तेल खरीदने पर हमें $100 से भी ज्यादा देने पड़ रहे थे पर बैरल, वहीं रशिया से वही तेल $70 से $80 में मिल रहा था। सीधा सीधा फायदा। बहुत ही स्मार्ट मूव था ये। इससे हमारी रिफाइनरीज चलती, पेट्रोल डीजल के दाम कंट्रोल में रहते और पूरी इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता। लेकिन अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आई। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने G7 देशों के साथ मिलकर रशिया के तेल पर एक प्राइस कैप लगा दिया। इसका मतलब था एक कीमत फिक्स कर दी गई, $60 पर बैरल। उन्होंने साफ साफ कहा कि इससे ज्यादा दाम पर कोई तेल नहीं खरीदेगा, और अगर किसी ने खरीदा तो उसे सैंक्शंस यानी कि प्रतिबंध झेलने पड़ेंगे। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। बात सिर्फ यहां पर ही नहीं रुकी। इसके बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला प्राइस कैप से आगे बढ़ गया और सीधी धमकी पर आ गया। धमकी ये थी कि हे इंडिया, अगर तुमने रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो हम अपने मार्केट में तुम्हारे सारे प्रोडक्ट्स पर 25 से 50% तक का टैरिफ यानी एक्स्ट्रा टैक्स लगा देंगे। अब ये एक बहुत बहुत बड़ी धमकी थी, और इस धमकी की तलवार लटक रही थी हमारे सबसे बड़े एक्सपोर्ट सेक्टर्स पर। हम बात कर रहे हैं हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, कपड़ा उद्योग की, हमारी फार्मा कंपनीज की जो दुनिया भर को दवाइयां सप्लाई करती हैं, और हमारे हीरे और जवाहरात के बिजनेस की। ये सब कुछ खतरे में आ गया था। आप सिर्फ अंदाजा लगाइए, अकेले टेक्सटाइल सेक्टर में ही 6.5 लाख लोगों की नौकरियों पर खतरा मंडराने लगा। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है दोस्तों, इसका मतलब है 6.5 लाख परिवार जिनकी रोजी रोटी, जिनका घर इस काम से चलता है, उन सब का फ्यूचर एक फैसले की वजह से दांव पर लग चुका था। तो इस इतने बड़े प्रेशर के सामने हमने क्या किया? तो अब आते हैं उस डील पर, उस समझौते पर जो इस पूरे प्रेशर के बाद किया गया। कई सोर्सेज इसे एक डील नहीं बल्कि एसिमेट्रिक लूट का नाम देते हैं। एसिमेट्रिक लूट मतलब एक ऐसी लूट जिसमें एक तरफ का पल्ला बहुत भारी हो। आखिर इस डील में ऐसा क्या था? क्या ऐसी शर्तें थी इसमें? चलिए देखते हैं। यहाँ स्क्रीन पर इस डील का पूरा हिसाब किताब है। देखिए हमने क्या दिया। हमने रशिया से आने वाला तेल इंपोर्ट अचानक लगभग आधा कर दिया। 20 लाख बैरल्स पर डे से सीधे 10 लाख बैरल्स पर डे पर आ गए। इतना ही नहीं, हमने अमेरिका के बादाम और शराब जैसे प्रोडक्ट्स के लिए अपने बाजार भी खोल दिए। और इस सब के बदले में हमें मिला क्या? सिर्फ 18% टैरिफ पर एक छूट, और वो भी टेम्पररी। सोर्सेज इस सिचुएशन को हाथी बनाम चूहा की लड़ाई कहते हैं। मतलब हमने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और मार्केट एक्सेस जैसी हाथी जितनी बड़ी चीजें दे दी, और बदले में हमें क्या मिला? एक चूहे जितनी छोटी सी, और वो भी टेम्पररी छूट। ये कैसा सौदा हुआ भला? एनालिसिस के मुताबिक इससे मैसेज ये जाता है कि वेस्ट हमें एक मैन्युफैक्चरिंग पावर नहीं बल्कि सिर्फ एक बड़ा सा बाजार समझता है, अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए एक इंपोर्टर। तो चलिए इस फैसले को थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं, इतिहास के आईने में देखते हैं, क्योंकि कई विश्लेषण इस बात पर जोर देते हैं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी हमेशा से ऐसी दबी हुई नहीं थी। हम तो अपने इंडिपेंडेंट, अपने दमदार स्टैंड के लिए जाने जाते थे। यहाँ स्क्रीन पर एक तुलना देखिए। 1971 अमेरिका ने अपना 7th फ्लीट भेजकर धमकाया,
लेकिन इंदिरा गांधी नहीं झुकीं। 1998 अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण में परमाणु परीक्षण करके दिखाया। और अब 2023 एक 18% की टेम्परेरी छूट के लिए हमने इतना बड़ा समझौता कर लिया। तो सवाल तो उठेगा ही, क्या यही है हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी? तो आखिर इस तरह की डिपेंडेंसी, इस तरह की निर्भरता की असली कीमत क्या है? हम और आप जैसे आम लोगों पर और देश की इकोनॉमी पर इसका क्या असर पड़ता है? क्योंकि ये मामला अब सिर्फ सस्ते या महंगे तेल का नहीं रह गया है। ये बात अब हमारी आजादी, हमारी सॉवरेनिटी पर आ गई है। देखिए, इसका असर सीधा हमारी आपकी जेब पर पड़ता है। सस्ता तेल नहीं लेंगे तो पेट्रोल डीजल के दाम 5 से 10 रुपए तक बढ़ सकते हैं। इससे महंगाई बढ़ेगी और इसका सबसे ज्यादा बोझ आएगा मिडिल क्लास पर। वो 5-6 लाख टेक्सटाइल जॉब्स, वो हमेशा एक रिस्क पर रहेंगे। और इन सबसे भी बड़ी बात, हम फॉरेन पावर्स पर डिपेंडेंसी के एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस सकते हैं जिससे बाहर निकलना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, लेकिन इसका सल्यूशन क्या है? आगे का रास्ता क्या है? देखिए, पहला कदम है डाइवर्सिफिकेशन। हमें तेल के लिए सिर्फ 1-2 देशों पर डिपेंड रहना बंद करना होगा। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे नए पार्टनर्स के साथ स्ट्रॉन्ग डील्स करनी होंगी। दूसरा, मेक इन इंडिया को सिर्फ एक स्लोगन नहीं, बल्कि एक रियल इकोनॉमिक पावर बनाना होगा, ताकि कल को कोई हमें टैरिफ्स की धमकी ना दे पाए। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, पब्लिक अवेयरनेस। हम सबको इस बारे में बात करनी होगी, सोशल मीडिया पर आवाज उठानी होगी और एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी की मांग करनी होगी जो देश के लिए हो, किसी के प्रेशर में ना हो। इस पूरे विश्लेषण के आखिर में बस एक बात याद रखनी चाहिए। आजादी हमें 1947 में एक बार मिल नहीं गई थी। आजादी को हर दिन अपने हर फैसले से जीतना पड़ता है, कमाना पड़ता है। तो इस पूरे मामले को समझने के बाद आप खुद सोचिए और इस सवाल का जवाब ढूंढिए कि क्या हम वाकई आजाद हैं या सिर्फ आजाद होने का दिखावा कर रहे हैं। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।